नमस्कार साथियों, शिल सारेस अकेडमी पे आपका फिर से स्वागत है। मैं अनिल कुमार सैनी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भारत का जो सामान्य परिचय है उसमें भारत के नामकरण के बारे में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों भारत की अवस्थिति और विस्तार समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भारत की जो अवस्थिति है या लोकेशन, ये मुख्य रूप से दो प्रकार से ज्ञात की जाती है दोस्तों। एक तो ज्ञात की जाती है सापेक्ष अवस्थिति। सापेक्ष अवस्थिति, इसको दोस्तों रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। दूसरी है दोस्तों निरपेक्ष अवस्थिति। निरपेक्ष अवस्थिति, इसको एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। दोस्तों सापेक्ष अवस्थिति का जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि अगर हम किसी क्षेत्रीय देश की किसी अन्य क्षेत्रीय देश से तुलना करते हैं तो उसको बोलते हैं सापेक्ष अवस्थिति। और निरपेक्ष होता है दोस्तों कि उसकी वास्तविक अवस्थिति क्या है, यानी कितने डिग्री अक्षांश पे है और कितने डिग्री देशांतर पे है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं इसकी सापेक्ष अवस्थिति। अब जो सापेक्ष अवस्थिति है दोस्तों, इसमें हम मुख्य रूप से दो चीजें देखते हैं कि ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है। ग्लोब यानी कि विश्व में, एवं एशिया में भारत की अवस्थिति क्या है। एशिया में भारत की अवस्थिति क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम विश्व में समझते हैं। अब दोस्तों विश्व में दो चीजें आएंगी, एक तो अक्षांशीय और एक देशांतरीय। अक्षांशीय और देशांतरीय। अब इसको समझो कि ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर आपने कुछ ऐसी रेखाएं देखी होंगी आडी, जिनमें से जो बीच की रेखा है दोस्तों उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और इसी 0 डिग्री अक्षांश को दोस्तों कहते हैं भूमध्य या विषुवत रेखा। भूमध्य या विषुवत रेखा। इसके उत्तर का उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके दक्षिण का दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये 0 डिग्री देशांतर होती है। 0 डिग्री देशांतर, इसी को इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं और इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ये रेखा लंदन की ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। अब दोस्तों ये जो 0 डिग्री है इसके उत्तर का उत्तरी गोलार्ध, ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व का पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिम का पश्चिमी गोलार्ध है। यहां से गुजरती है अपनी कर्क रेखा। कर्क रेखा, और इसी कर्क रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जो भारत की स्थिति है वो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, अब भारत की स्थिति क्या हो गई, अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। तो दोस्तों ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो भारत की स्थिति हो गई नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है उसमें। तो ग्लोब की दृष्टि से भारत की स्थिति कहाँ हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरित दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में। हम पूरे ग्लोब की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो लगभग सभी को आती है। आगे देखिए,
अब हम बात करते हैं एशिया में भारत की स्थिति क्या है। तो ये अपना क्या है, एशिया, ये इधर वाला यूरोप है, यहाँ यूराल पर्वत, यूराल नदी और अपनी कैस्पियन सागर है, वो एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। ये इधर वाला एशिया है, इधर वाला यूरोप है। एशिया का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो दोस्तों जो भारत की स्थिति है वो एशिया के साउथ में है। तो भारत की स्थिति हम क्या बताएंगे, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। इस तरह से हमने भारत की सापेक्ष अवस्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं भारत की निरपेक्ष अवस्थिति के बारे में। निरपेक्ष अवस्थिति यानी कि एब्सोल्यूट लोकेशन। अब निरपेक्ष अवस्थिति में दो चीजें आती हैं, एक तो अक्षांशीय, एक आता है देशांतरीय। देशांतरीय, ठीक है। अब अपन अक्षांशीय में देखते हैं, हम यहाँ 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। अक्षांशीय में हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो हमने बात की थी कि भारत की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार हम दो दृष्टि से देखेंगे, एक तो भारत की मुख्य भूमि का, एक हम देखेंगे संपूर्ण भारत का। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब दोस्तों जो मुख्य भूमि है इसका अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब ये दोनों उत्तरी क्यों है, क्योंकि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में ही शुरू होता है और उत्तरी गोलार्ध में ही खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी शामिल हो जाता है और लक्षद्वीप है वो भी शामिल हो जाता है। संपूर्ण भारत की दोस्तों स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अक्षांशीय अंतर कितना है। तो अक्षांशीय अंतर भी हमें दो ही तरीके से देखना पड़ेगा, एक तो मुख्य भूमि का, यहां मैं लिखता हूं मुख्य भूमि, एक हमें देखना पड़ेगा संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत। अब मुख्य भूमि का है दोस्तों, हमें बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा, यानी 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटाना पड़ेगा, तो ये आएगा 29 डिग्री और 2 मिनट। तो भारत का जो अक्षांशीय अंतर है मुख्य भूमि का वो होता है 29 डिग्री 2 मिनट। अब बात करते हैं संपूर्ण भारत का अक्षांशीय अंतर कितना है, तो वही बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट में 6 डिग्री 4 मिनट घटाएंगे तो ये आता है 31 डिग्री 2 मिनट। अब ये तो हो गया मुख्य भूमि का और ये हो गया अंतर संपूर्ण भारत का। इसी प्रकार से हम देखते हैं देशांतरीय अवस्थिति। देशांतरीय में दोस्तों सबसे पहले देखेंगे स्थिति कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो देशांतरीय स्थिति की हमने डिस्कस कर लिया, भारत की देशांतरीय स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अब बात करेंगे देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अभी देशांतरीय विस्तार क्या है दोस्तों, तो ये है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक।
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार। अब हम डिस्कस करते हैं भारत का देशांतरीय अंतर। तो दोस्तों भारत का देशांतरीय अंतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो यहाँ बड़े में से छोटा घटाते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट में से हम घटाएंगे 68 डिग्री और 7 मिनट। तो यहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 7 है इसका अर्थ 07 होता है, ना कि 70। अगर 70 होगा तो वो 70 हो जाएगा, और 1 डिग्री में मात्र कितनी होती है, 8 मिनट। तो 70 का मतलब हो गया 1 डिग्री और 10 मिनट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, 07 है। तो 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 मिनट, और 97 में से 68 घटाएंगे तो आ जाते हैं 29 डिग्री। तो भारत का जो देशांतरीय अंतर है वो हो जाता है 29 डिग्री और 18 मिनट। यानी कि भारत का जो अक्षांशीय अंतर है और देशांतरीय अंतर है ये लगभग समान है, और ये दोनों को हम लगभग में 30 डिग्री भी कह देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम देखते हैं ग्लोब पर। तो दोस्तों ग्लोब पर समझो आप कि माना कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को हम क्या कह रहे थे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और ये अपना है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और ये क्या हो गया अपना, यहां मैं लिख देता हूं, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। अब यहां आप समझो कि भारत की जो स्थिति है वो कर्क रेखा पे है, यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि 0 डिग्री से उत्तर से ही भारत खत्म होता है और उत्तर में ही भारत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैं यहाँ थोड़ा सा एक कच्चा चित्र बनाता हूँ। ठीक है, अब देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे तो भारत की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशीय से उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो दोस्तों, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में शुरू हो रहा है, पूर्वी में ही खत्म हो रहा है। अब देखो आप 0 से ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है, ये है अपना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि यहाँ भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब मैं कहूं कि भारत कितने डिग्री अक्षांशों तक फैला है, तो बड़े में से क्या घटाएंगे, छोटा, और उसको कहेंगे अक्षांशीय अंतर। और अक्षांशीय अंतर कितना है दोस्तों, 29 डिग्री और 2 मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं देशांतरीय की। अब यहाँ से 0 से हम ईस्ट की ओर जाते हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते हुए जाएंगे, तो यहाँ भारत का पश्चिमी बिंदु शुरू होता है, वो स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। ईस्ट का तात्पर्य है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर। आगे बात करते हैं 68 के बाद 69 70 71 72 ऐसे जाएंगे, तो एक अपना जो देशांतर आएगा वो आएगा दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसी को माना गया है भारत का मानक समय। ऐसे बाद में करके एक आएगा दोस्तों, यहाँ जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरह से हम देखते हैं ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है वो देशांतरीय और अक्षांशीय दोनों स्थिति हम देख चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं भारत का विस्तार। अब दोस्तों भारत का विस्तार देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा भारत का मैप। अब मैप में आप थोड़ा सा समझो कि ये वाला जो भारत का भाग है ये तो है पीओके, ये वाला भाग है ये है अक्साई चीन। पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, अक्साई चीन चाइना के कब्जे में। ये वाला भाग है अपना, ये है
सियाचिन। और यहाँ दोस्तों ये वाला जो भाग है जहां जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये है पीकेटी, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, इसको सक्सगाम घाटी भी कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वर्तमान में चाइना के कब्जे में। इसके ऊपर पहले पाकिस्तान ने कब्जा किया था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद में इसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये बाद की बातें हैं, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी जो समझो मैं समझाना चाह रहा हूं, अब भारत का जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों, वो तो है ये है 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है वो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में। अब भारत के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक मुख्य भूमि पर जो लंबाई होती है वो होती है 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है ये है दोस्तों 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे। और भारत का दोस्तों जो पूर्वी बिंदु है वो है ये है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे। अब भारत की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दोस्तों जो चौड़ाई है वो होती है 2933 किलोमीटर। मेरे हिसाब से आप यहां तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की। अभी जो दक्षिणतम बिंदु है ये यहाँ अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड में नीचे की तरफ स्थित है, जो अपना सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, उससे थोड़ा ऊपर। ये है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो अब हमने भारत के विस्तार की बात कर ली है। अब बात करते हैं उन बिंदुओं के नाम क्या है जो भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी बिंदु है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है। सबसे पहले देखते हैं हम भारत के उत्तरी बिंदु के बारे में। उत्तरी बिंदु या उत्तरतम बिंदु। अब ये जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों, इसका नाम है इंद्राकोल। इंद्राकोल, इंद्राकोल। अभी इंद्राकोल कहाँ है? ये है इंदिरा कटक में, इंदिरा कटक में। अब इंदिरा कटक कहाँ है? ये है एक उप श्रेणी है जिसका नाम है सियाचिन मुस्ताज श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इसको सियाचिन मुस्ताज या मुस्ताग भी कहते हैं। अब ये कहाँ है दोस्तों? ये है काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में। और काराकोरम श्रेणी कहाँ है? वो है वर्तमान के लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश में। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का उत्तरतम बिंदु या उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल। अब ये इंद्राकोल की खोज है दोस्तों, ये 1912 में एक अमेरिकन सर्वेयर थे जो हिमालय का सर्वे कर रहे थे, उनका नाम है फैनी बुलोक वर्कमैन। इन्होंने यहां जब वो सर्वे करने गए तो इन्होंने देखा कि जो ये इंदिरा पहाड़ी है या इंदिरा कटक है या इंदिरा रिज है, इसकी आकृति हिंदू देवी लक्ष्मी माता की आकृति की है। और लक्ष्मी माता का दोस्तों एक पर्यायवाची होता है इंदिरा, इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा? इंदिरा कटक। अभी कोल क्या है दोस्तों, वो भी समझ लो आप। किसी कटक में जो ऐसे चोटियां होती है, चोटियों के बाद कोई ऐसा अर्धवर्ताकार या सेमी सर्कुलर कोई दर्रा हो, इसी को कहते हैं कोल। इसी को क्या कहते हैं? कोल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कोल क्या है? अर्धवर्ताकार दर्रा है। तो ये इंदिरा कोल क्या है? एक दर्रा है जिसकी आकृति कैसी है? अर्धवर्ताकार दर्रा है। तो उत्तरी बिंदु के बारे में हमने जो डिटेल में है वो बात कर ली है। अब बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की। अब दोस्तों दक्षिणी बिंदु जो है अपना, दक्षिणी बिंदु, और ये दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का। अब दक्षिणी बिंदु जो है वो है अपना केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। अब ये केप कोमोरिन क्या है? इसी को हिंदी में कहते हैं कुमारी अंतरीप,
कुमारी अंतरीप। ठीक है, अभी अंतरीप क्या है या केप क्या है वो समझिए। जब भी कोई इस तल का ऐसा नुकीला भाग जो समुद्र में अंदर तक धसा हो तो उसको कहते हैं केप। आपने केप हॉर्न सुना होगा, केप ऑफ गुड होप सुना होगा। जो अफ्रीका का दक्षिणी केप है उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तम आशा अंतरीप। इसी को शॉर्ट में कहते हैं संधि करके उत्तम आशा अंतरीप। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा कि वास्को डी गामा अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पे आए थे। ठीक है, अब ये जो केप कोमोरिन है ये कहाँ है? ये है कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है? वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तो हमने भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बारे में डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु, अब ये दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री अक्षांश पे है? 6 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये दक्षिणतम बिंदु कहाँ है दोस्तों? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अभी इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है, अभी जो इंदिरा पॉइंट है इसका पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। और इससे भी पहले नाम था वो था पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। लेकिन हुआ क्या कि 19 फरवरी 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां विजिट के लिए गई। यहां एक लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, वहां विजिट के लिए गई। उसके बाद से इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पे कर दिया गया, जिसको क्या कहा गया? इंदिरा पॉइंट। ये वाला इंदिरा कॉल माता लक्ष्मी के नाम पे है और ये वाला इंदिरा पॉइंट इंदिरा गांधी के नाम पे है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। तो हमने उत्तरी, दक्षिणी और दक्षिणतम बिंदुओं की बात कर ली। अब बात करते हैं हम भारत के पश्चिमी बिंदु की या पश्चिमतम बिंदु, पश्चिमी बिंदु। अब ये जो पश्चिमी बिंदु है ये है दोस्तों गुहार मोती, गुहार मोती। अब ये गुहार मोती कहाँ है? ये है सर क्रिक में, सर क्रिक में। सर क्रिक में। अब ये सर क्रिक क्या है? देखो, जो भी समुद्र से लगते हुए ये भाग है कच्छ के, अब यहाँ क्या है? ऐसी हजारों क्रिक्स बनी है, क्रिक्स। अब क्रिक्स क्या है? क्रिक्स एक खाड़ी होता है दोस्तों। खाड़ी 4 प्रकार की होती है, क्रिक, गल्फ, बे और बाइट। जो सबसे नैरो होती है, सबसे सकरी होती है, नुकीली होती है। अब यहाँ समुद्र का पानी अंदर तक इन क्रिक्स में ऐसे धसा हुआ है। ठीक है, इनको कहते हैं क्रिक्स। ठीक है, तो जो सबसे नैरो होती है, सबसे सक्रिय होती है, उसको कहते हैं क्रिक। ठीक है, अभी जो सर क्रिक है, अब इसमें कई हजारों क्रिक है, छोटी छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली है, वो बड़ा एरिया, उसका नाम है सर क्रिक। और सर क्रिक की भी कौन सी क्रिक? उसका नाम है राजहर क्रिक। क्या है? राजहर क्रिक। ठीक है, अब ये सर क्रिक है तो तालुका कौन सा है? तो ये है लखपत, लखपत तालुका या लखपत तहसील। अब ये जिला कौन सा है? ये है कच्छ। और ये राज्य कौन सा है दोस्तों? तो राज्य है गुजरात। तो हमने बात की किसकी? भारत के पश्चिमी बिंदु की, यानी जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? गुहार मोती। अब एक प्रश्न सुनो, भारत में सबसे बाद में जो सूर्यास्त होता है वो यही होता है दोस्तों। और भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो होता है पूर्वी बिंदु पे। अब बात करते हैं हम पूर्वी बिंदु की, पूर्वी बिंदु की। अब दोस्तों ये पूर्वी बिंदु है, ये है, इसका नाम है डोंग। क्या है? डोंग। अभी डोंग कहाँ है? एक अरुणाचल प्रदेश में छोटा सा गांव है किबिथु, वहां है। अब दोस्तों किबिथु कहाँ है? किबिथु एक बड़ा कस्बा है वालांग, उसके अंतर्गत आता है। और जो वालांग है ये अंजो जिले में आता है। कौन से जिले में? अंजो। और अंजो जिला किस में आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है।
ठीक है। तो हमारा जो पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया, डोंग। डोंग कहाँ है, किबिथु में। किबिथु कहाँ है, वालांग में। और वालांग कहाँ है, अंजो में। और अंजो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो आप कि भारत में जो सूर्य उदय सबसे पहला होता है वो होता है डोंग में, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और डोंग में एक सनराइज पॉइंट भी है, यहाँ सनसेट पॉइंट है, वहां सनराइज पॉइंट है। तो दोस्तों हमने भारत की जो स्थिति और विस्तार है उसमें उसका डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।